बेटा आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे। इस क्वेश्चन में देखिए हमने बताया था कोई भी अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो दोनों साइड मास नंबर सेम होना चाहिए और दूसरा चार्ज सेम होना चाहिए। अब न्यूट्रॉन कैसा है, चार्जलेस पार्टिकल है लेकिन उसके पास मास है, ये 0 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, मास के नाम पर ये आपका 0 और ये 1, और इधर भी यही चीज है, 0 है और ये 1 है। अब बताइए इधर 92 और प्लस 0 इधर कितना है, 54 प्लस बी। 54 में आप कितना ऐड करें कि वो 92 बन जाए आपका, तो मेरे हिसाब से 28 ऐड करना पड़ेगा क्या? 28 गलत बोले, हम लोग ऐड करना चाहिए कितना, 38। ठीक है, क्लियर। तो 38 हो जाएगा हमारा क्या, बी। ए की बात करें बेटा, ए के लिए मास नंबर की बात करेंगे तो 235 इधर है, 1 न्यूट्रॉन का मिल गया, उधर कितना बनेगा ए प्लस 94 प्लस 2, क्योंकि 2 न्यूट्रॉन है, यहां से आपके पास ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये हो गया 236 माइनस 96, 0 और 140। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 140। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। लिखा है राइट 2 पॉइंट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। तो थोड़ा याद करिए, इंटरफेरेंस जो पैटर्न बना रहे थे तो उस समय आपकी सारी फ्रिंजेस जो थी वो इक्वल वेट इक्वल इंटेंसिटी की हुआ करती थी, लेकिन जब हम डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाते थे तो एक ये बड़ा सा, फिर ये इस तरह का चलता था। क्या याद करिए, तो यहां पर सिर्फ कितना लिखा है, 2 पॉइंट्स डिस्टिंग्विश, तो पहले ही बोल सकते हैं इन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी व्हाइल इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन सेंट्रल फ्रिंज हैज हाईएस्ट इंटेंसिटी and intensity gradually decreases when we move away from the center। अब अगर बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, ठीक है, तो यहां पर क्या होता था, यंग्स डबल स्लिट में आर फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, डार्क फ्रिंज हो या ब्राइट फ्रिंज हो, ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन हम अच्छे से जानते हैं सेंट्रल फ्रिंज इज डबल ऑफ विड्थ ऑफ ऑर्डिनरी फ्रिंज। ठीक है, विड्थ यहां पे सेंटर वाले की डबल होती थी और बाकी का कंपेयर में। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, और भी बहुत सारे कर सकते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हमारा काम होना चाहिए कि हमारे दिमाग में जो इंफॉर्मेशन फीड है वो सरफेस पे आ जाए, कि इतना समझना नहीं है हमारा बहुत ज्यादा काम, याद है, आपको पता है बहुत कुछ, और कोई भी चीज जो पढ़ी होती, मेहनत की होती, कुछ टाइम में समझी होती है, वो दिमाग में स्टोर रहती है, उसको सरफेस तक लाने के लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। Next question. In a Young's double slit experiment, fringes are obtained on a screen placed a certain distance away from the slits. If screen is moved by 5 cm towards the slits, fringe width changes by 30 micrometer. Fringe width changes by 30 micrometer given that the slits are 1 millimeter apart. Calculate the wavelength of light used. अब सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल बोर्ड के हैं, ठीक है, तो जो बोर्ड में लोग बैठे वो काफी अच्छे हैं, जो तुम्हारे अनसॉर्ड बना रहे हैं, ये पेपर बना रहे हैं, वो एकदम ढक्कन है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी हम लोग के सामने, इसीलिए हम लोग करने भी पड़ रहे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि अगर उन्होंने सही से मैनेज किया होता तो सीधे हम वही कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बताओ बेटा, ये आपका जो है यंग डबल स्लिट पैटर्न है, अगर ये दूरी आप कम करते हो तो डेफिनेटली आपका जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो जाता है, डी लैम्डा बाई डी। फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ठीक है, पास आएगा जितना ये उतना कम हो जाता है। अब देख सकते हो कैपिटल डी पे डिपेंडेंट है। अब आप कह रहे हो कि फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो रही, अच्छा यहां पर क्या चीज रिड्यूस कर रहे हो, ये कैपिटल डी तो चेंज कर रहे हो, लैम्डा तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। अगर डायरेक्टली सोचो तो पहले मान लो B1 बीटा 1 फिर बीटा 2 करके कर सकते थे,
अब ये बताइए, हमें पता ही है ना लेमडा चेंज हो रहा है ना कुछ और, तो हम ये कह सकते हैं क्या बी इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली डी। व्हेन बी चेंजेस बाय डेल्टा बी, बीटा बोलना चाहिए सॉरी, डी इज आल्सो चेंजेस बाय डेल्टा डी। क्लियर है। अब यहां पे लिखा फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय 30, फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय 30 माइक्रोमीटर, ठीक है। गिवन दैट द स्लिट्स आर 1 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। अब एक मिनट फिर से देखते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, इतनी जल्दी और इतना गलत नहीं आना चाहिए। कह रहे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, placed at a certain distance, placed at a certain fringe width changes by 30 micrometer given that slits are 1 meter apart, calculate the wavelength of light used। ठीक है भाई, हम इसको मूव करा रहे हैं और कुछ चेंज कर रहे हैं क्या? फ्रिंज विड्थ चेंज हो रही है और वेवलेंथ ऑफ लाइट के बारे में कुछ जानना चाहता है। स्मॉल डी आपको दिया है, सोचते हैं भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस सर्टेन डिस्टेंस अवे फ्रॉम द स्लिट, ठीक है। इफ द स्क्रीन इज मूव्ड बाय, हाँ इसमें गलती कहां पे चांस हो रहे होंगे, प्रोपोर्शनल में हमने जहां इक्वल टू कर दिया तो वही गलती थी हमारी। तो अगर आप देखो तो बीटा इक्वल टू क्या है, डी लेमडा बाई डी है। अगर बेटा हम इसको देखें डेल्टा बीटा, तो देन इट बिकम्स डेल्टा डी लेमडा अपॉन डी, ये होगा हमारा रिलेशन, ठीक है। बाकी तो चल जाएगा। अब इसी चक्कर में वो मिस्टेक हो रही थी। कितना लिखा है, फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय 30 माइक्रोमीटर, तो 30 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब क्या है 10 की पावर -6 हो गया। डेल्टा डी कितना लिखा है बेटा 5 सेंटीमीटर। अब एक ही में लेके चलो, चाहे तो मीटर में लेके चलो या फिर उसमें लेके चलो। डी 1 मिलीमीटर अपार्ट है, 1 मिलीमीटर को आप आराम से समझ सकते हो। क्लियर है क्या? अब यहां से सॉल्व करोगे लेमडा आ जाएगा, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रेशियो में चल जाता है प्रोपोर्शनल वाला, लेकिन जब आप उसी की वैल्यू कैलकुलेट करो तो प्रॉब्लम क्रिएट करे, कई बार ध्यान में नहीं आता है ये सब। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, स्टेट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेनिंग द सिंबल यूज्ड। अब बताइए आइंस्टीन की इक्वेशन हुआ क्या करती थी। आइंस्टीन कहते थे कि भाई जो फोटान अपनी एनर्जी लेके आ रहा है वो कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन में खर्च करेगा, बाकी किस में खर्च करने वाला है, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लोग ऐसे लिख देते थे, ये एनर्जी एच म्यू और यहाँ वर्क फंक्शन के नाम पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख देते थे। ये हमारी आइंस्टीन इक्वेशन हो जाती थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ये फोटान जितनी एनर्जी लेके आ रहा है उसका कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन में, बाकी रेस्ट पार्ट कहां पे, काइनेटिक एनर्जी में। अब लिखा है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू इंसिडेंट इज ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस, अ ग्राफ ऑफ ए स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस म्यू, यानी ये फ्रीक्वेंसी की बात है, न्यू is obtained as shown in the figure using Einstein photoelectric equation obtain expressions for Planck constant work function of the given। देखिए सारा कुछ इसी के टर्म में निकालना है। ये L दिया है और ये कितना दिया है N। सबसे पहले तो ये बताए हमें कि ये हमारी इक्वेशन H न्यू नॉट और इस जो एनर्जी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर। हमें रिलेशन किसमें चाहिए, v स्क्वायर और समथिंग अदर चीजों में। तो अगर इसे थोड़ा बेटर तरीके से देखें तो हम ये लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स h डिवाइडेड बाई m। ये आएगा क्या बेटा, ये हमारा ग्राफ है, इसी को प्लॉट करना है। ये क्या है, y एक्सिस पे होगा ये। अब बताइए ये पार्ट क्या होता है, क्या यही स्लोप होता है? जो लोग मैथ के स्टूडेंट हैं जानते हैं y इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट लिखा है। तो अगर हम लोग स्लोप की बात करेंगे तो वो स्लोप जो है हमारा कितना आया है 2h बाई एम, दिस इज स्लोप। और स्लोप को हमें क्या करना है, निकालना भी है लगता है, प्लांक कांस्टेंट निकालना चाहे तो वर्क फंक्शन निकालना है। बेटा स्लोप होता क्या है, स्लोप इसी का इस थीटा एंगल का tan होता है क्या?
अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा क्या? अगर हम कहें टेन थीटा लिखो तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहां से एल पता है, एन पता है, एम पता है, एच निकाल सकते हैं। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ द गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। सबसे पहले तो बताइए वर्क फंक्शन क्या होता है? ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कहां पे कट करेगा? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को देखिए, क्या एन के टर्म्स में लिख सकते हैं? लिख सकते हो। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है एच म्यू नॉट। एच की वैल्यू निकाले हो कुछ यहां पर? कितना निकाले हो एच की? ये निकली है एल एम अपान 2n, तो ये हो गया एच। म्यू नॉट की बात करें, ये एन 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 कट जाएगा, एल एम अपॉन टू। एल एम अपॉन टू आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा? वर्क फंक्शन ऑफ द गिवन फोटो। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें यहां पर एल एन एंड मास ऑफ उसी में सीमित है क्या? एल एम। ठीक है, इसमें एन नहीं आया, इसमें क्या आया है? अगर एच की बात करें तो यहां पर आपका आया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि जितना क्विकली हो सके उतना तेजी से रिवाइज किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में explain with the help of suitable diagram two processes which occurs during the formation of p-n junction diode. Hence define the terms depletion region and potential barrier. Draw circuit diagram pn junction diode under forward bias and explain its। ये रिसेंटली पढ़ाया है, उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपके भी दिमाग में होंगी। जब भी पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन होता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। और जब फ्लो करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन होता है नियर द जंक्शन। एक ऐसा रीजन बिल्डअप होता है जहां पर किसी तरह के चार्ज कैरियर्स नहीं है, और इस रीजन को हम लोग बोलते थे डिप्लीशन रीजन। एक फील्ड स्टेब्लिश होती है क्योंकि चार्ज आयंस की लेयर होती है, वहां पर फील्ड स्टेब्लिश होती है जिसे हम लोग बैरियर, इस जिस फील्ड की वजह से हम लोग एक बैरियर पोटेंशियल की भी बात करते हैं। ठीक है, ये सारा अभी पढ़ा है तो इसको अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। Which property of the nucleus force explain the constancy of binding energy per nucleon of our nuclei in the range? देखिए, अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व थोड़ा बहुत याद है रफली, आप नोट्स पे थोड़ा सा देखेंगे तो ये आयरन के लिए हाईएस्ट था 56 पे, आयरन के लिए हाईएस्ट था, और ये जो आयरन के लिए हाईएस्ट है आयरन के लिए हाईएस्ट था वो 8.8 के पास था। ठीक है, क्या? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, अब हम देखते थे कि जो 20 से ऊपर और ये 170 की, इसके बीच जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी वो ठीक ठाक वैल्यू की थी। यानी जो अपने न्यूक्लियस थे वो कैसे थे? रिलेटिवली स्टेबल थे। और जब हम इसके नीचे आ जाते हैं तो इस वाले रीजन में 20 से नीचे, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफी कम हो जाता है। नेचर में हर सिस्टम अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है, तो लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर टेंडेंसी होती है टू कंबाइन टू फॉर्म अ रिलेटिवली लार्ज न्यूक्लियाई इन ऑर्डर टू इंक्रीज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये सब क्या करना चाहेंगे? फ्यूजन करना चाहेंगे। और जब हम उस रीजन में जाते हैं 170 वाले रीजन में, तो हमें अच्छे तो पता है कि इस रीजन में जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो अगेन डिक्रीज करना शुरू करती है। लेकिन यहां कंबाइन तो हो गया नहीं, कैसे बढ़ना है? ये किस रीजन में शिफ्ट होना चाहते हैं? इस रीजन में जहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो। तो ऐसे में इनकी कोशिश क्या होती है कि ये क्या करना चाहते हैं? ऐसे में इनकी कोशिश ये होती है कि वो स्प्लिट होना चाहते हैं। ठीक है, और ये भी ज्यादा समय पुराना नहीं है, अभी का ही है, तो इस पे उतना फोकस अभी नहीं करने वाले। एक मिनट रुक जाते हैं, फिर आते हैं। एक मिनट का break।
बेटा फिर हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन आ गई। न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में हमें क्या क्या पता है? तो बहुत अच्छे से पता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें क्या क्या बैलेंस रहता है, दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस रहता है, मास भी बैलेंस रहता है। फास्फोरस किसी एक्स और ये आपको दिख रहा है। देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, हमने आपको बताया हमेशा क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रॉन जरूर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराता है। चार्ज यहां पर कंजर्व कराएंगे, मास, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1 और मास कितना मान के चलते हैं 0। न्यूट्रिनो चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल है, ठीक है। तो ये अगर 15 है तो आपके पास देखिए 15 इक्वल टू Z-1 या Z इक्वल टू 16, Z16 आ गया, यानी सल्फर टाइप का हो सकता है। अब मास नंबर की बात करते हैं बेटा, 32 इधर मास नंबर दिख रहा है A और A इक्वल टू 32, यानी ये S16 S32 रहा होगा, सल्फर का 16 होता है। सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकेंड इक्वेशन का है 6C12 6C12 है, ZYA और ये। तो बेटा अगर इसके हिसाब से देखा जाए, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये 6 6 12 उधर 2 निकल गए तो Z कितना हुआ आपका 10 और मास नंबर 24 4 निकल जाएगा, ए कितना आया 20। अब बताओ भाई Z आपका अगर ये है तो मेरे हिसाब से हीलियम नियॉन करके कुछ यही होना चाहिए क्या, नियॉन 10 नियॉन 20। नहीं लिख पाते हो कोई बात नहीं, आप जो उसने पूछा है, क्या पूछ रहा है, कंप्लीट करना है, इतना कर दीजिए उसकी तरीके से, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑब्टेन बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन nth ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम ऑन द बेसिस ऑफ वेव पिक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यूजिंग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। क्या जानना चाहता है? ऑब्टेन बोर क्वांटाइजेशन। हम लोगों ने बात की थी जब ये बोर मॉडल पढ़ा था तो हमने बताया था कि एज अ मैटर इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है और जब वो रिवॉल्व करेगा तो फिर उसे एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में इमिट करनी पड़ेगी। लेकिन बोर आए, बोर क्या कहते हैं, बोर कहते हैं ये बच सकते हैं, बस कुछ चीजों ही फॉलो कर ले। तो बोर ने जो ऑर्बिट है, जो सर्कुलर ऑर्बिट ली थी, उसी में से कुछ ऐसा कुछ बनाया था क्या, अब अच्छे से नहीं बनाए, ठीक है। जैसे वो nth ऑर्बिट होगी तो बोर क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होगा, NH/2π के बराबर होगा। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो जो ये कहता है वो ये कहता है एक्चुअल में ओरिजिनली 2πr जो होगा ना वो n लेमडा के बराबर होगा। स्टेशनरी वेव की बात करते हैं वो 2πr n, लेमडा कितना होता था H/mv, तो mvr किसका ले जाओ वही कंडीशन आ जाएगी। ये सब अभी का पढ़ा हुआ है इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते हैं। लाइट पे आते हैं, काफी पुराना हो चुका है। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, converging beam of light traveling in air converges at a point P as shown in the figure, ठीक है। When a glass sphere of refractive index 1.5 is introduced in between the path of the beam, calculate the new position of the image, also draw the ray diagram for the image formation। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा दिख रहा है। किस पॉइंट ऑफ से गुड एप्लीकेशन है किस चीज का, हमारा जो स्पेरिकल रिफ्रैक्शन फार्मूला है उनका बढ़िया से। चलिए शुरू करते हैं। अगर ये जो स्पीयर है ना होता तो ये लाइट बीम कहां कन्वर्ज हो रही थी, 20 सेंटीमीटर। किस सरफेस से, इस वाली सरफेस से कितना दूर, 20 सेंटीमीटर। अब बेटा हम लोग रिफ्रैक्शन का यूज करते हैं। हमने क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं। हम लोग का क्या फॉर्मूला होता था, μ2 माइनस μ1 बाई आर इक्वल टू μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो μ2 होता था जिस मीडियम में हम इंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हम किस मीडियम में इंटर कर रहे हैं, स्फीयर के अंदर कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, कहां से आ रहे हैं, एयर से, वो कितना है 1। μ2 होता था जिस मीडियम में जा रहे हो तो वो कितना है 1.5। आ कहां से रही है,
एयर से। अब उधर नहीं देखेंगे भाई, पहुंची तो पहले तो यही शुरुआत हुई, ऐसा है कि उधर अगर जाने को मिलता तो उधर पहुंचती। अब बताइए आर की बात करें, डायमीटर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, आर कैसा आएगा, इधर पड़ेगा क्या सेंटर, पॉजिटिव ले और वो भी कितने का ले, प्लस का, म्यू टू 1.5 बाई वी, ठीक है 1.5 बाई वी माइनस 1 अपान यू, यू के नाम पर हमारे पास प्लस का 20 लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके सेंटर से कितनी दूर पे अगर हम ये लाइट बीम जाती तो वहां पर ये एज ऑब्जेक्ट की तरह काम भी हेल्प करती, तो कितना होना चाहिए, प्लस का 20। इससे हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर आया 0.5 नीचे 5, कटने के बाद 1.10 और वो हमें मिल गया 1/20, 1.5 बाई वी, ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इधर कर लेते हैं, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 3, 1.5 बाई वी, ये कटेगा तो कितना आया 2, ये v इक्वल टू कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। v 10 सेंटीमीटर का मतलब ये जो लाइट बीम है वो कहाँ पहुंच गई है, ऐसे पहुंच गई है, ठीक है। अब ये जो लाइट बीम यहां पहुंची किसकी तरह बिहेव करेगी, सेकंड सरफेस के लिए एज ऑब्जेक्ट की तरह, और सेंटर पे अगर कोई लाइट बीम अगर सोर्स होगा तो ये तो लाइट रेज नॉर्मल, भाई देख सकते हो आप यहां से कैलकुलेट करके, दोबारा लगा रहे हैं फिर यहां के लिए। चलिए अच्छा, म्यू2 का मतलब क्या हुआ, कहां जा रहे हो, निकल के 1 पे, एयर में आ रहे हो, यहां के बाद कहां से आ रहे हो 1.5 से, इसके लिए आर कैसा होगा, निगेटिव हो गया क्या, इधर पड़ेगा इसका सेंटर, इस वाले से बताइए ये, तो क्या माइनस का 5 करना चाहिए, 1 अपान वी डैश कर दो माइनस 1.5 बाई यू, यू की बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखें तो 0.5 है और ये कितना हो जाएगा 0.5 बाई 5 तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 10, 3/10, 1 अपॉन वी डैश इक्वल टू माइनस का 2/10, ठीक है। 2/10 का मतलब वी डैश कितना आ गया, माइनस का 5 सेंटीमीटर, माइनस का 5 आना भी चाहिए, सेंटर से जो लाइट रे निकलेगी वो नॉर्मली जाएंगी, ऐसे निकल जाएंगी। अब इससे पूछे इस सरफेस पे कहाँ इमेज बनेगी, बस यहाँ पे बनेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, करेक्ट एप्लीकेशन है बहुत। अब देखिए वो लोग फ्रेम करते हैं सारे क्वेश्चन, देख सकते हो इस तरह का नहीं भी रहा होगा फिर बुक में, ठीक है। आराम से ऑब्जर्व करें और बताते जाए, हमें जल्दी से हम आपको ट्रांसफर कर देते हैं। इतनी बात समझ में आती है क्या आपको, नेक्स्ट में चलते हैं बेटा, ठीक है, समझ में आया। देखिए लाइट बीम थी यहां जाके इकट्ठा होती, इस सरफेस ने क्या कर दिया, स्फेरिकल सरफेस मिल गई, क्या करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी। अभी सरफेस ने बना कहां डाला, यहां पे बनाया, और जब यहां बनाया तो ये वाला इमेज किसकी तरह बिहेव करेगी, इस वाली सरफेस के लिए, इस वाली सरफेस के लिए बिहेव करेगी जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट। अब इस सरफेस ने इसका कहां बनाया, वहीं बना दिया है, इसीलिए वो -5 आ रहा है। क्लियर, समझ में आती बात। इसमें डिस्टेंसेस का ध्यान रखना है, जब इससे कैलकुलेशन करेंगे तो सारी डिस्टेंसेस इससे होंगी, और जब इससे करेंगे तो सारी डिस्टेंसेस इससे लेनी पड़ेंगी। अब ये गलती करते रहते हो आप लोग। क्लियरली आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा है अ पॉइंट ओ मार्क ऑन द सरफेस ऑफ ए ग्लास स्फीयर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर is viewed through the glass from the position directly opposite to the point O. If the refractive index of the glass is 1.5, find the position of the image form. Also draw the ray diagram for the formation of image. देखिए मार्क कहां बना है, सरफेस पे बना है, किसके, स्फीयर पे। और देखिए हम क्या जानना चाहते हैं, लाइट रे की बात करते हैं, सरफेस पे बना है, पोजीशन डायरेक्टली अपोजिट टू द पॉइंट ओ, ठीक है। यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस जगह, शुरू करें। अब बताइए यहां पर तो अब रिफ्रैक्शन होने नहीं, एयर से तो आई नहीं, यहीं पर है,
यहां से कोई लाइट रे चलेगी, एक तो स्केलांग चला देंगे, और यहां पर क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल बनाया करते हैं। अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी कि अवे, तो ये नॉर्मल तो थोड़ा सा अवे बेंड करेगी, तो हो सकता है वो कुछ इधर इधर कहीं बनाए। अब वो उनके ऊपर है, कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। शुरू किया जाए। रिफ्रैक्शन केवल इसी से कराने जा रहा हूं मैं, केवल इससे क्यों नहीं करा रहे हैं बेटा, यहीं पे रखी है, अब इससे क्या रिफ्रैक्शन करोगे बताओ। जा कहां पे रहे, एयर में जा रहे हैं, 1 में, किससे जा रहे हैं, 1.5 से जा रहे हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं दिया है क्या, डायमीटर दिया है 20, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 10, लेकिन माइनस का 10, 1/v, ठीक है, माइनस u की बात करते हैं तो u कहां पर होगा, इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कहां रखी, यहां पर रखी है, कितना दूर है, माइनस का 20 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, 1/v, ये कितना होगा 0.5, ये कितना आएगा 5/100, ठीक है, तो माइनस में आएगा ये 15/200। तो अगर इसे देखें तो ये आ गया 2 से ऊपर नीचे बढ़े 10 माइनस 15/200, कितना आ गया -5/200। या v की बात करें तो कितना आ गया माइनस का 40 सेंटीमीटर, यानी इससे कितनी दूर 40 सेंटीमीटर। अब 20 तो ये खुद है यहां से दूर, अब 20 ही सेंटीमीटर इससे पीछे और बनेगी। आराम से देख लीजिए, आपको करने चाहिए, मैंने पहले बताया, मैंने सब काट छांट के रखे हैं, एक्चुअल बोर्ड क्वेश्चंस है, इनको आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, बस हिंट से काम चलाना चाहिए, आपको पहले खुद से डरना चाहिए, फिर आपको जहां पे दिक्कत हो थोड़ी सी हिंट सफिशिएंट होती है, ठीक है। हमेशा जो आपने मेहनत करके पढ़ा है वो आपके दिमाग में स्टोर रहता है, इस बात के लिए ये ध्यान रहना चाहिए आपको कि अब ऐसा नहीं कि ऐसा लगेगा फर्स्ट लुक में कि यार बहुत पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे चलते हैं। राइट द इंपॉर्टेंट consideration which are to be taken into account while fabricating the p-n junction diode to be used as a light emitting diode. What should be the order of band gap LED if it is required to emit light in the visible lens? Draw a circuit diagram and explain its action. ठीक है, draw the VI characteristics of an LED. State 2 advantage of LED lamps over conventional incandescent lamps. अब ये हमने पढ़ा भी है। अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले जानना चाहता है राइट द इंपॉर्टेंट कंसीडरेशंस। आपको पता है कि हमें अगर लाइट प्रोड्यूस कराने वाला डायोड चाहिए तो फिर हैवली डोप होना चाहिए। दोनों ये जो पी साइड है या एन साइड दोनों कैसी होनी चाहिए, हैवली डोप। यूजली हम लोग पीपीएम में कंसंट्रेशन लेते थे, थोड़ा पीपीएम में ज्यादा होनी चाहिए, मतलब पीपीएम में ही हो, 1 पीपीएम ना हो के 12 पीपीएम हो सकती है। अब बात आती है फैब्रिकेशन की, हो गया। व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ, तो आपको याद होगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का जो बैंड गैप होता था उसमें से ही क्या निकलती थी, उसमें से ही केवल विजिबल लाइट निकलती थी, अदरवाइज ज्यादातर केसेस में क्या निकल आती थी, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड तो काम की है नहीं लाइट इमिटिंग डायोड में, हमारे लिए हमने इंफ्रारेड एलईडी नहीं बना रहे, कैसे बना रहे, विजिबल एलईडी। तो एनर्जी गैप ये होना चाहिए। ड्रा सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन इट्स एक्शन, ये कोई डिफिकल्ट टास्क तो है नहीं, ठीक है, ये सब बन जाएगा आपका आसानी से। आगे बढ़ जाते हैं, ये अभी रिसेंट में पढ़ा है इसलिए इसको डिस्कस नहीं करना। चलिए, कैन द इंटरफेरेंस पैटर्न बी प्रोड्यूस बाय 2 इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज ऑफ लाइट, can the interference pattern be produced by 2 independent monochromatic sources of light? पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर नेवर कोहेरेंट। हमने बहुत बार बताया होगा, कोहेरेंट केवल कोई भी 2 इंडिपेंडेंट सोर्स हो ही नहीं सकते हैं। कोहेरेंट के लिए क्या जरूरी है, एक ही सोर्स से हम 2 सोर्स बनाए तब तो कोहेरेंट हो सकते। तभी देखिए वाईडीएससी में क्या करते थे, एक ही लाइट सोर्स होता था, उससे 2 स्लिट इल्यूमिनेट करते थे, और जब 2 स्लिट इल्यूमिनेट करते थे तो वो 2 स्लिट्स आपकी जो होती थी नए सोर्स का काम करती थी। क्योंकि एक ही सोर्स से बनाई है तो दोनों कैसी होती थी, दोनों जो है आपका कैसा होता था, ये कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करते थे। कोहेरेंट सोर्स एक स्टेबल पैटर्न बनाते हैं,
यानी जो पैटर्न होगा वो विजिबल हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर इनकोहेरेंट है तो पैटर्न बिगड़ता बनता रहेगा, वो भी 1 सेकंड में 10 की पावर 8 टाइम्स या 9 टाइम्स। इतना स्विफ्ट चेंज तो हमारी आंखें कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर सकती है। ऐसे में हमें कैसा दिखेगा, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। क्या बात समझ में आती है? थोड़ा वहां वाली चीजें याद आ जानी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा ओ इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप शोन इन द फिगर इज आई नॉट if the distance OP equals 1/3 of the fringe width of the pattern, so that the intensity at point P would equal to I naught by 4। क्या लिखा है बेटा, OP के बारे में कुछ कह रहा है, कितनी डिस्टेंस पर है, so that the intensity at point P लिखा है 1/3 of the fringe width, x is equal to बीटा बाई 3। सबसे पहले तो हमें यह बताए बेटा, जो अगर हम x की बात कर रहे हैं, कितनी दूर की, बीटा बाई 3 की बात कर रहे हैं, हमें क्या देखना है, पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस हमें निकालना होता है, पाथ डिफरेंस से फिर फेज डिफरेंस। तो चलिए भाई, हमें पहले क्या देखना होगा, सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा, अब ज्योमेट्रिकल डाटा दिया है तो पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस आ जाता है देन फेज डिफरेंस। तो बताइए बेटा पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस याद है क्या, ये कुछ डी साइन थीटा या डी टेन थीटा लिख देते थे। तो आप जब उसको लिखते थे तो क्या ये आता था इस तरह का डी एक्स बाई डी, ये पाथ डिफरेंस हो जाता था। अब जरा देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके, ये लिखा है डी लेमडा बाई डी और 3, क्योंकि फ्रिंज विड्थ होती है डी लेमडा बाई डी। तो आपके पास पाथ डिफरेंस कितना आया बेटा, लेमडा बाई 3। एक बार पाथ डिफरेंस आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, 2 पाई बाई लेमडा इंटू फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया बेटा 120, कितना आ गया 120 डिग्री। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वुड इक्वल टू आई नॉट कहां पर था, सेंट्रल पर। तो आपको पता होना चाहिए ये कुछ ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्या, cos स्क्वायर 5/2, ये आई नॉट हो गया cos स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना होता है 1/2, और स्क्वायर होने के बाद कितना आ जाएगा आई नॉट बाई 4। तो ये सब मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा हिंट ही चाहिए भाई आपको। अब ये पे अच्छा ना करें कि पूरा A to Z हम बताएं, ठीक है, हमने आपको बताया है वो पूरा रिकॉल हो जाएगा, थोड़ा सा 2-3 सवाल लगाओगे पूरा याद आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.5 millimeter and screen is placed 1 meter away from the slits. It is found that fifth bright fringe is at a distance 4.13 millimeter from the second dark fringe. Find the wavelength of the light used. अब इसी टाइप के ज्यादातर सवाल वो पूछते हैं, ठीक है, देखते हैं अच्छा क्या कह रहे हैं, क्या क्या कहा है उसने। इट इज फाउंड दैट द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4.13 मिलीमीटर फ्रॉम द सेकेंड डार्क फ्रिंज। तो आपको एंगल के वो पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या हुआ करता था ये फॉर्मूला, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज क्या होता था, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज क्या होता था, एन डी लेमडा बाई डी होता था क्या, ये हो गया। अगर हम आपसे पूछे पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज कितना होता था, nth डार्क फ्रिंज कितना होता था, तो ये मेरे हिसाब से ये होता था। अब दोनों वैल्यूज पुट करो, इसको सॉल्व करो। अब थोड़ा सा हम बाद में कराएंगे, गर्मी यहाँ पे काफी ज्यादा है, ठीक है, कुछ देर रुक के कराते हैं। अब ये इस पे क्या करते हैं, फॉर्मूला सही लगा देना, बाकी गैप है सब दिख जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स एन डैश पता है, रख दो सवाल।